दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त मलयालम सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है मुंबई पुलिस। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.9 और ये आपको जियो हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी स्पॉइलर के शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बस यही तो है जिससे मुझे ऐसी मूवीज लाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मूवी की शुरुआत होती है एंटोनी नाम के एक पुलिस ऑफिसर से, जो पुलिस विभाग में ACP की पोस्ट पर होता है। हम देखते हैं कि वो रात में अपनी गाड़ी को ड्राइव करते करते किसी आदमी को कॉल करके कहता है कि मुझे पता चल गया है कि असली कल्प्रिट कौन है। तभी हम देखते हैं कि उसके ठीक आगे जो व्हीकल चल रहा होता है, उसमें से एक फ्रिज निकलकर सड़क पर गिर जाता है। अब एंटोनी उससे बचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसकी गाड़ी उस फ्रिज से जाकर टकरा जाती है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब सीन यहाँ से सीधा 14 दिन बाद शिफ्ट होता है, जहाँ हम एंटोनी को फरहान नाम के आदमी के साथ एक कार में बैठा हुआ देखते हैं। और फरहान असल में वही आदमी है जिसको उस रात एंटोनी ने कॉल किया था। इसके अलावा फरहान पुलिस विभाग में कमिश्नर होता है और एंटोनी का जीजा भी। अब यहाँ इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि उस रात के एक्सीडेंट के बाद से एंटोनी की याददाश्त तो चली गई है, मतलब उसे एक्सीडेंट के पहले का कुछ भी याद नहीं होता। इस बीच फरहान उससे कहता है कि तुम इस एक्सीडेंट से पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट केस पर काम कर रहे थे। पूरी पुलिस और मीडिया उस केस को सॉल्व करने में लगी थी, लेकिन तुमने उस केस को सॉल्व कर लिया और सॉल्व करते ही तुमने मुझे कॉल किया और कहा कि तुम्हें आर्यन के असली कातिल के बारे में पता चल गया है। उसके बाद जैसे ही तुम मुझे डिटेल्स देने वाले थे, इतने में तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारी याददाश्त चली गई। पर एंटोनी उससे कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा। खैर, इसके बाद फरहान एंटोनी को उसके अपार्टमेंट पर ड्रॉप करने जाता है और इस बीच फरहान के पास उसकी वाइफ का कॉल आता है, जो अपने भाई एंटोनी से बात करवाने को कहती है। इसके बाद वो एंटोनी से उसका हालचाल लेती है, तो एंटोनी कहता है कि मैं अभी अभी डिस्चार्ज होकर घर पहुंचा हूं और पहले से बेटर हूं। अब फरहान एंटोनी को उसके अपार्टमेंट और कार की चाबी देकर ड्रॉप करके निकल जाता है। फिर जैसे ही एंटोनी उसके अपार्टमेंट पर पहुंचता है, तो उसके ऊपर कुछ आदमी हमला कर देते हैं, लेकिन एंटोनी उनको करारा जवाब देकर वहां से भगा देता है। फिर अगले दिन सुबह अपार्टमेंट के सभी लोग मिलकर एंटोनी के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि कल जो हादसा आपके साथ हुआ, उससे हमारे घर वाले और बच्चे काफी डरे हुए हैं, इसलिए सोसाइटी ने मिलकर ये फैसला किया है कि आप इस सोसाइटी में नहीं रह सकते, तो आप जल्दी ही अपने लिए कोई दूसरा अपार्टमेंट ढूंढ लीजिए। इसके बाद फरहान उसको एक शॉप के बाहर ले जाकर बताता है कि देखो, ये वही शॉप है जिससे तुम डेली सिगरेट्स खरीदते थे। चलो जाओ और अपने लिए सिगरेट लेकर आओ, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। तो इस तरह एंटोनी उस शॉप पर सिगरेट लेने जाता है। अब एंटोनी को देखकर वो शॉप वाला उसे अपने आप ही एक सिगरेट निकाल कर दे देता है और कहता है कि सर क्या हुआ, बड़े दिन बाद आए। लेकिन एंटोनी उसको कुछ खास जवाब ना देकर सिगरेट लेते ही वापस फरहान की तरफ आने लगता है। पर तभी एक आदमी उसे रास्ते में रोकते हुए उसका हालचाल पूछता है और फिर खुद जल्दी में होने की वजह से कहता है कि मैं बाद में मिलूंगा, अभी चलता हूँ। इसके बाद एंटोनी का सर घूमने लगता है, क्योंकि उसकी याददाश्त जाने की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं होता। वो बस वैसा ही करते जा रहा था जैसा कि फरहान उससे कह रहा था। खैर, अब उसके सामने दो सवाल थे, एक ये कि ये खुद कौन है और ये खुद इसे ही जानना होगा, और दूसरा ये कि वो किस केस पर काम कर रहा था। फिर ये सोचता है कि अगर ये केस के बारे में जानकारी लेना शुरू कर देगा, तो शायद इसे अपने बारे में भी बहुत कुछ याद आ जाएगा। तो इस तरह ये फाइनली उस केस की डिटेल्ड स्टडी करने लगता है और सीन यहाँ से फिर से पास्ट में पहुँच जाता है। अब पास्ट में हम देखते हैं आर्यन नाम के ACP ऑफिसर को, जिसको किसी अवार्ड सेरेमनी में बुलाया जाता है। असल में आर्यन ने हैदराबाद में छुपे हुए कुछ आतंकवादियों को मार गिराया था और इसी वजह से वो यहाँ गवर्नर से अवार्ड रिसीव करने के लिए आता है। अब अवार्ड मिलने के बाद वो माइक पर स्पीच देते हुए कहता है कि मैं कोई महान आदमी नहीं हूँ, मैं बस एक आम इंसान हूँ। ये IPS की पोस्ट पता नहीं मुझे कैसे मिल गई, लेकिन ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। इस तरह से वो अपनी स्पीच को कंटिन्यू कर रहा होता है कि तभी उसे एक गोली आकर लगती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, जिससे सभी के होश उड़ जाते हैं। अब उस वक्त वहाँ पुलिस के काफी लोग मौजूद होते हैं, जिसमें से एक होता है ACP एंटोनी। एंटोनी फौरन अपनी नजर इधर उधर घुमाता है, तो उसे सामने वाली एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में
एक आदमी बैग के साथ फौरन नीचे उतरकर भागते हुए दिखता है। एंटनी समझ जाता है कि यही वो आदमी है जिसने एसीपी आर्यन को शूट किया होगा, इसलिए वो फौरन अपने आदमियों के साथ उस बिल्डिंग की तरफ भागता है। लेकिन जब तक वो लोग पहुंचते हैं तब तक वो आदमी वहां से निकल जाता है और जब वो ऊपर जाकर देखते हैं तो वहां पर उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जहाँ हम रितिका नाम की एक लड़की को देखते हैं जिससे बहुत ही जल्दी आर्यन की शादी होने वाली थी। इसके बाद एंटोनी इस केस को अपने हाथों में लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। यहाँ इसे एक लीड से पता चलता है कि 2 दिन पहले रॉय नाम का एक लोकल गैंगस्टर उस बिल्डिंग के पास आया था, इसलिए अब एंटोनी अपने आदमियों को उसको ढूंढने के काम पर लगा देता है और जैसे ही इन लोगों को उसका पता चलता है तो ये लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। इसी बीच रॉय अंदाजा लगा लेता है कि पुलिस उसके पीछे है, इसीलिए चूहे बिल्ली का खेल खेलते हुए आखिर में रॉय अपने घर में आकर छुप जाता है। लेकिन इतने में एंटोनी उसे उसके घर से बाहर खींच लाता है और उसे आर्यन के बारे में सवाल करने लगता है। अब रॉय उससे कहता है कि सर, आप बेवजह मुझे इस मामले में घसीट रहे हो, मैं किसी आर्यन को नहीं जानता। पर तभी एंटोनी उसको उकसाने के लिए उसकी बीवी के साथ बदतमीजी करने लगता है, जिसे देखकर रॉय कहता है कि सर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता, आप प्लीज मेरी बीवी को छोड़ दीजिए। लेकिन एंटोनी फिर भी नहीं मानता और उन दोनों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले आता है। इसके बाद वो अपने दिमाग पर जोर डालता है कि आखिर कैसे वो उस कातिल तक पहुंच सकता है। इसीलिए वो सबसे पहले फॉरेंसिक टीम के साथ उसी बिल्डिंग के टॉप पर जाता है जहां से उसे लगता था कि आर्यन को वहीं से शूट किया गया होगा। अब टीम अच्छे से उस जगह को देखती है, सर्च ऑपरेशन चलाती है, लेकिन उन्हें वहां पर शूटर का बाल तक नहीं मिलता। इसके बाद एंटोनी इस केस की जांच के दौरान एक लेडी से मिलता है जो उसे बताती है कि मर्डर वाले दिन मैंने एक बड़ी ग्रीन कार को उस रास्ते से जाते हुए देखा था। तो ये सुनकर एंटोनी उन सभी लोगों के नाम की लिस्ट मंगवाता है जिनके पास ग्रीन कार्स होती हैं। इसके बाद वो एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाता है और उसे उस आदमी का हुलिया बताने की कोशिश करता है जिसे उसने उस दिन बिल्डिंग से नीचे उतरते हुए देखा था। तो इस तरह कुछ अटेम्प्ट्स फॉलो करने के बाद आखिरकार उस आदमी का स्केच बन जाता है। इसके बाद एंटोनी जाकर एक ग्रीन कार के मालिक से मिलता है जिसका नाम था श्रीनिवासन। अब श्रीनिवासन की बात करें तो वो एक नेवी ऑफिसर होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि एंटोनी और श्रीनिवासन एक दूसरे को पहले से जानते थे। अब एंटोनी उससे इस कार के बारे में बातचीत करता है, लेकिन यहाँ भी उसे कुछ खास हाथ नहीं लगता। फिर इसके बाद एंटोनी को रितिका का ख्याल आता है क्योंकि सिर्फ वही थी जिससे उसने अभी तक कोई पूछताछ नहीं की थी। इसीलिए वो फौरन रितिका को कॉल करके थोड़ी बहुत पूछताछ करने लगता है। लेकिन रितिका उससे कहती है कि सर, अभी मैं मुंबई में हूँ, इसलिए जब मैं वापस केरला आऊंगी तब आपसे मुलाकात करूंगी। इसके बाद हमें पता चलता है कि जिस रात एंटोनी का एक्सीडेंट हुआ था उस रात एक्सीडेंट से करीब 45 मिनट पहले एंटोनी और फरहान के बीच मुलाकात हुई थी। वहाँ फरहान एंटोनी से कहता है कि एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर हुआ है, वो भी दिन दहाड़े, इसलिए ऊपर से इस केस को लेकर बहुत प्रेशर आ रहा है। तो एंटोनी कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही इस केस को सॉल्व कर लूंगा। इस तरह जब मुलाकात करने के बाद ये दोनों वापस वहाँ से निकल जाते हैं तो करीब 45 मिनट के बाद ही एंटोनी अपनी कार को ड्राइव करते हुए फरहान को कॉल करता है और कहता है कि मैंने असली कातिल का पता लगा लिया है। और इतना कहते ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। तो प्रेजेंट में यही सब फरहान एंटोनी को बता रहा होता है और वो नोटिस करता है कि एंटोनी अब पहले से बेटर है। इसीलिए वो एंटोनी से कहता है कि जिस तरह तुमने पहले इस केस को सॉल्व कर लिया था, ठीक वैसे ही तुम्हें फिर से इस केस को सॉल्व करना होगा और इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी पास्ट पर वापस भेज रहा हूँ, जाओ और अपना काम शुरू करो। तो इस तरह अब एंटोनी अपनी एसीपी की पोस्ट पर वापस आ जाता है। इसके बाद एंटोनी अगले दिन अपनी डॉक्टर से मिलने जाता है जो उसकी याददाश्त को वापस लाने में उसकी मदद कर रही थी। वहाँ वो उससे पूछता है कि डॉक्टर, मेरी याददाश्त वापस आने में कितना समय लगेगा? तो डॉक्टर कहती है कि तुम अपनी कोशिश जारी रखो, सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी ही तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, लेकिन इस बीच तुम शांत रहना, गुस्सा मत करना। तो एंटोनी उससे पूछता है कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो डॉक्टर बताती है कि असल में जब तुम यहाँ पहली बार आए थे तो मैंने तुम्हारे बारे में और लोगों से बात की थी जो तुम्हें पहले से जानते थे। उनका कहना था कि तुम बहुत ही गुस्सैल और शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी हो, लेकिन अब देखो तुम कितने नॉर्मल और सुलझे हुए मालूम होते हो। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जैसे जैसे तुम वापस अपनी याददाश्त में जाओगे तो हो सकता है कि तुम्हारा गुस्सा भी वापस आना शुरू हो जाए। इसीलिए उस पर काबू रखना, क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस में गुस्से की वजह से वापस आई हुई याददाश्त भी फिर से चली जाती है और उसे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, यहाँ हम समझ पाते हैं कि डॉक्टर सही कह रही है, क्योंकि जब एंटोनी ने रॉय को पकड़ा था तो वो उससे सच उगलवाने के लिए उसकी बीवी के साथ बदतमीजी कर रहा था, जो एक पुलिस ऑफिसर को नहीं करना चाहिए। खैर,
खैर, आगे वो एंटोनी को सुडोकू खेलने के लिए देती है और कहती है कि इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, इससे तुम्हें वापस पैटर्न वाइज चीजें याद आने लगेंगी। इसके बाद जब एंटोनी हॉस्पिटल से निकलकर वापस जाने लगता है तो उसे रास्ते में रॉय रोक लेता है। रॉय उससे कहता है कि मैं उस दिन मना कर रहा था, फिर भी तुम मेरी बीबी को परेशान कर रहे थे। यही वजह थी कि मैं उस रात तुम्हारे घर पर अपने आदमियों के साथ हमला करने आया था, लेकिन मुझे पता चला कि तुमने वो अपार्टमेंट ही बदल लिया। मैं अब भी कह रहा हूँ ऑफिसर, मेरा उस केस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अब आगे से मुझे परेशान मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। एंटोनी ये सुनकर समझ जाता है कि उस रात घर पर जो हमला हुआ था वो रॉय और उसके आदमियों ने ही किया था। खैर, इसके बाद एंटोनी अपनी वर्दी पहनकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और अपने लोगों से गुड मॉर्निंग बोलता है। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर पूरा स्टाफ हैरान हो जाता है, क्योंकि पहले कभी भी एंटोनी ने अपने साथ वालों को इस तरह से रिस्पेक्ट नहीं दी थी। इसके थोड़ी देर बाद उसके कैबिन में एक अनजान आदमी आता है जिसे एंटोनी नहीं जानता था, लेकिन उस आदमी की बातों से ये लग रहा था कि वो एंटोनी को काफी अच्छे से जानता है। अब वो आदमी एंटोनी को अपनी बेटी की शादी का कार्ड देता है और एंटोनी उसको रिस्पेक्टफुली रिसीव कर लेता है। लेकिन इसी बीच एंटोनी महसूस करता है कि वो आदमी उसकी तरफ देखे जा रहा है, घूरे जा रहा है, जैसे एंटोनी से कोई गलती हो गई हो। अब उस आदमी के जाने के बाद जब एंटोनी उस कार्ड को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि जो आदमी अभी आया था वो उस शहर का एसपी था। ये जानते ही एंटोनी के पसीने छूट जाते हैं और वो समझ जाता है कि क्यों वो आदमी गुस्सा था, क्योंकि एंटोनी ने उसको सैल्यूट नहीं किया, यहाँ तक कि वो अपनी सीट से उठा भी नहीं। अब यही बात बताने के लिए एंटोनी फौरन अपने जीजा फरहान को फोन करता है, जिसके बाद फरहान उसे सबसे पहले अपने पास बुलाता है। इसके बाद वो एंटोनी को सभी ऑफिसर्स की फोटो उनकी डेजिग्नेशन के साथ दिखाने लगता है, ताकि एंटोनी को सभी की पोस्ट के हिसाब से उनका चेहरा भी याद रहे। वेल, अब सीन यहाँ से पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक बार एसीपी आर्यन अपनी नाइट ड्यूटी पर मौजूद होता है और इसी बीच श्रीनिवासन अपने दोस्त के साथ कार लेकर वहाँ से गुजरता है। दोस्तों, अब श्रीनिवासन तो आपको याद ही होगा, ये वही नेवी वाला आदमी था जिसे एंटोनी ने ग्रीन कार के मालिकों वाली लिस्ट में ढूंढा था और उससे मिलने गया था। वेल, आर्यन श्रीनिवासन और उसके दोस्त को रोक लेता है क्योंकि वो दोनों शराब पीकर कार चला रहे थे। वो कहता है कि आप दोनों नशे में हैं, इसलिए मैं आपको आगे जाने की इजाजत नहीं दे सकता और आपको अभी गाड़ी से बाहर निकलना होगा। ये सुनकर श्रीनिवासन बहुत भड़क जाता है और आर्यन पर काफी गुस्सा होकर उसे बहुत बुरा भला बोलने लगता है। ये सुनकर अब आर्यन को भी गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ जाती है। इसके बाद आर्यन श्रीनिवासन को बिना कुछ सोचे समझे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन भेज देता है और फिर हम देखते हैं कि श्रीनिवासन का दोस्त आर्यन को धमकी देकर वहां से निकल जाता है। अब इसी वजह से आर्यन थोड़ा घबरा जाता है और फौरन ये बात अपने कमिश्नर यानी फरहान को फोन करके बताता है। अब फरहान उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी एंटोनी को कहता हूँ, वो सब संभाल लेगा। तो इस तरह फरहान सीधा एंटोनी को कॉल करता है, जिसके बाद एंटोनी सीधा आर्यन के पास पहुँचता है और यहीं इन दोनों की पहली मुलाकात होती है। अब एंटोनी आर्यन से कहता है कि तुम उस धमकी से मत डरो, इतनी हिम्मत किसी में नहीं है कि एसीपी के ऊपर हमला कर दे। फिर भी मैंने यहाँ सिक्योरिटी लगा दी है, अगर कोई आया भी तो ये लोग संभाल लेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि बाद में श्रीनिवासन के कुछ लोग आर्यन के थाने पर आकर उसके पुलिस ऑफिसर्स पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर इस बीच एंटोनी वहाँ मौजूद होता है, जो उल्टा उन लोगों को अंधेरे में बेवकूफ बनाकर उन्हें पीट पीट कर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद जब ये बात फरहान को पता चलती है तो वो सीधा श्रीनिवासन के सीनियर को कॉल करके अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि आपके ऑफिसर श्रीनिवासन ने एक तो शराब पीकर गाड़ी ड्राइव की, फिर हमारे ऑफिसर आर्यन के ऊपर हमला किया और जब हमने उसे अरेस्ट कर लिया तो फिर उसके आदमियों ने वापस पुलिस स्टेशन पर आकर हमला किया। अब बताइए हम क्या करें? तो ये सुनकर वो सीनियर फरहान और आर्यन से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं इसके लिए सॉरी बोलता हूँ, लेकिन आप इस बात को यहीं दबा दीजिए, क्योंकि ये बात बाहर आई तो नेवी की बहुत बदनामी होगी। खैर, इसके बाद आर्यन, फरहान और एंटोनी के बीच मुलाकात होना शुरू हो जाती है और ये तीनों डेली एक दूसरे के साथ बार में मिलने लगते हैं, केसेस के बारे में बात करने लगते हैं। इसी बीच आर्यन उन दोनों को अपनी पर्सनल लाइफ और गर्लफ्रेंड के बारे में भी बताने लगता है कि वो बहुत ही जल्द रितिका नाम की लड़की से शादी करने वाला है। इस तरह अब तीनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। वेल, अब एक दिन हम देखते हैं कि किसी जगह पर पुलिस ऑफिसर्स और नेवी ऑफिसर्स की पार्टी चल रही होती है और उस पार्टी में आर्यन श्रीनिवासन की बहन को डांस के लिए इनवाइट करता है,
पर ये बात श्रीनिवासन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो फिर से अपने आदमियों के साथ मिलकर आर्यन पर हमला कर देता है। अब यही बात जब टोनी को पता चलती है तो वो एक बियर की बोतल को श्रीनिवासन के सर पर फोड़कर उसे जख्मी कर देता है, जिसके बाद अगले दिन ये खबर अखबार में छप जाती है और इस न्यूज की हेडलाइन होती है द मुंबई पुलिस। और इस आर्टिकल में लिखा होता है कि ये 3 पुलिस वाले जहां भी होते हैं वहीं अपनी गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं। और ये न्यूज पढ़कर एंटोनी जोर जोर से हंसने लगता है। खैर, अब कुछ दिनों बाद आर्यन और एंटोनी एक मिशन को पूरा करने के लिए हैदराबाद जाते हैं और फरहान उनको एयरपोर्ट तक ड्रॉप करके वापस आ जाता है। फिर अगले दिन फरहान न्यूज में देखता है कि अभी अभी हैदराबाद में हुई आतंकवादी मुठभेड़ में आर्यन ने कुछ आतंकवादियों का एनकाउंटर कर दिया है। लेकिन ये देखकर पता नहीं क्यों, लेकिन फरहान को कुछ ऑकवर्ड सी फीलिंग्स होने लगती हैं। इसलिए जब एंटोनी और आर्यन अपना मिशन पूरा करके केरला वापस आ जाते हैं तो फरहान उनको मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ फरहान आर्यन से कहता है कि मुझे पता है कि वो एनकाउंटर्स तुम नहीं कर सकते, इसलिए सच सच बताओ कि उस दिन क्या हुआ था। अब एंटोनी भी वहीं पर होता है, जो ये बात सुनते ही मुस्कुरा जाता है। जिसके बाद आर्यन फरहान से कहता है कि असल में उन लोगों को एंटोनी ने ही मारा था, लेकिन जब इसको पता चला कि मेरी फैमिली मेरी वैल्यू नहीं करती, इसलिए मुझे एक पब्लिक हीरो बनाने के लिए इसने वो सारे एनकाउंटर्स मेरे नाम कर दिए ताकि मेरा नाम रोशन हो सके। फिर एक दिन फरहान एंटोनी और आर्यन को एक अच्छी और एक बुरी खबर देने के लिए अपने पास बुलाता है और यहाँ हम देखते हैं कि उस दिन आर्यन के साथ रितिका भी वहाँ आई होती है। अब यहाँ फरहान पहले एंटोनी से कहता है कि तुम्हें डीसीपी की पोस्ट पर गुजरात में प्रमोशन मिल गया है, इसलिए 2 महीने में तुम्हें वहाँ शिफ्ट होना है। अब भले ही ये एक खुशखबरी थी, लेकिन ये खबर सुनकर तीनों ही थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं, क्योंकि ये तीनों आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। और दूसरी खबर ये होती है कि बहुत ही जल्द उस हैदराबाद मिशन के लिए आर्यन को अवार्ड मिलने वाला है। और जैसा कि हम जानते हैं कि उस अवार्ड सेरेमनी में आर्यन पर हमला होता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस तरह अब प्रेजेंट में फरहान एंटोनी से कहता है कि तुम्हें इस केस को फिर से रीस्टार्ट करना होगा और ठीक उसी तरह सॉल्व भी करना होगा जैसा पहले किया था। खैर, फिर अगले दिन एंटोनी की बहन एंटोनी को कॉल करके बाहर किसी कैफे में मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि ये बात अपने जीजा यानी फरहान को नहीं बताना। तो उसके बाद एंटोनी अपनी बहन से मिलने कैफे में जाता है, जहां वो उससे कहती है कि आजकल फरहान बहुत उदास और मायूस रहते हैं, या तो आर्यन के जाने की वजह से या फिर तुम्हारे ट्रांसफर की वजह से। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम समय निकालकर उनसे बात करो और उन्हें समझाओ। तो एंटोनी अपनी बहन से कहता है कि तुम फिक्र मत करो दीदी, मैं उनसे बात करूंगा। अब इसी बीच एंटोनी उस कैफे में से बाहर जा रही कुछ कार्स को देखता है, जहां वो नोटिस करता है कि लाइटिंग के डायरेक्शन की वजह से कार्स अलग अलग जगह पर अलग अलग रंग की दिखाई दे रही हैं। अब यही देखकर उसे उस औरत की याद आती है जिसने उस दिन ग्रीन कार वाली बात कही थी। अब वो इन्हीं लाइटिंग्स का इस्तेमाल करके उस औरत को एक ग्रीन कार दिखाता है, लेकिन जब वो लाइटिंग चेंज कर देता है तो पता चलता है कि असल में वो कार ग्रीन नहीं बल्कि ब्लू है। और ये देखकर वो औरत भी हैरान हो जाती है। उसके बाद वो औरत कहती है कि शायद मुझसे भी ऐसी गलती हुई होगी, क्योंकि उस रास्ते पर ऐसी ही लाइटिंग्स मौजूद थी, जिस वजह से कार मुझे ग्रीन रंग की दिखी होगी। ये सुनकर एंटोनी समझ जाता है कि श्रीनिवासन पर शक करना बेकार है, क्योंकि ग्रीन कार वाली थ्योरी फेल हो चुकी है। इसके बाद एंटोनी को याद आता है कि रितिका वापस केरला आ गई होगी, इसीलिए वो फरहान के साथ रितिका से पूछताछ करने उसके घर के लिए निकल पड़ता है। अब यहाँ रास्ते में फरहान उससे कहता है कि मुझे अभी एक बात याद आई, असल में जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम मुझसे मिले थे, तो तुम मुझसे पहले यानी एक्सीडेंट से कुछ घंटे पहले रितिका से मिलने आए थे, क्योंकि रजिस्टर में तुम्हारा नाम दर्ज है और तुमने उस शाम रितिका से मीटिंग की थी। इसीलिए फरहान उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हें अभी अकेले जाकर उससे डिस्कस करना होगा और उससे उस दिन के बारे में पूछना होगा। हो सकता है कि वो मेरे सामने ज्यादा कुछ ना बोले, इसलिए तुम्हारा अकेला जाना ही ठीक होगा। तो इस तरह अब एंटोनी अकेले ही रितिका के पास जाता है और उससे कहता है कि उस दिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उससे कुछ ही घंटों पहले मैं तुमसे मिलने आया था, तो क्या तुम मुझे एग्जैक्ट वो बातें बता सकती हो जो उस दिन हम दोनों ने की थी। अब रितिका इसके लिए मना करती है और कहती है कि अभी मैं इस हालत में नहीं हूँ कि आपको आर्यन के बारे में या इस केस के बारे में ज्यादा कुछ बता पाऊँ, इसीलिए किसी और दिन मैं आपको इस बात का जवाब दूंगी। पर एंटोनी उसे समझाता है कि ये सब मेरे लिए बहुत जरूरी है, तुम्हारा बयान मुझे कातिल के एक कदम और करीब ले जाएगा, इसलिए प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करो। पर रितिका फिर भी चुप रहती है और अपने मोबाइल में कुछ देखने लगती है। इसी बीच अचानक एंटोनी उसका मोबाइल ले लेता है और देखता है कि रितिका असल में अपनी गैलरी को ऑपरेट कर रही थी। तो अब एंटोनी उस गैलरी के फोटोज और वीडियोस को चेक करने लगता है, जहां शॉकिंगली उसे आर्यन की एक वीडियो मिलती है जिसे असल में रितिका ने ही अपने मोबाइल से शूट किया था।
अब एंटोनी जब उस वीडियो को प्ले करता है तो उसमें रितिका आर्यन से पूछ रही होती है कि जब तुम कल अवार्ड लोगे और स्पीच दोगे तो क्या क्या कहोगे। तो आर्यन उस वीडियो में उसी स्पीच को दोहराने लगता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस स्पीच के दौरान वो सभी के सामने ये सच लाने वाला था कि ये अवार्ड असल में एंटोनी का है, क्योंकि सारे एनकाउंटर्स उसी ने किए थे। अब ये क्लिप देखकर एंटोनी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और रितिका से पूछता है कि आखिर तुम ये क्लिप मुझसे क्यों छुपा रही थी। तो रितिका कहती है कि सर, आर्यन के मरने के बाद मैं उसकी रेपुटेशन को कम करना नहीं चाहती थी। वो तो चला गया, लेकिन उसके एनकाउंटर की खबर से उसके घर वाले भी आखिर में उससे बहुत खुश थे, इसलिए मैं ये क्लिप पब्लिक करके आर्यन की इमेज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। यही वजह थी कि मैंने आज तक इस बारे में किसी को नहीं बताया। खैर, अब ये सुनकर एंटोनी वहाँ से सीधा फरहान के पास जाता है और उसे उस वीडियो क्लिप के बारे में बताता है। अब फरहान उस क्लिप को देखकर कहता है कि अभी इस क्लिप को अपने पास रखो और किसी के साथ शेयर मत करना। इसके बाद हम देखते हैं कि एंटोनी एक प्रोफेशनल शार्प शूटर को बुलाता है और उस दिन के बारे में अच्छे से डिटेल्स लेता है जिस दिन आर्यन की मौत हुई थी। अब सारी चीजों को समझने के बाद आखिर में वो आदमी उससे कहता है कि आजकल कुछ ऐसी गन्स आ गई हैं जिनको हम रिमोट कंट्रोल से भी ऑपरेट कर सकते हैं और सामने वाले को परफेक्ट एम के साथ मार सकते हैं, फिर चाहे हम कहीं पर भी हों और वो गन भी कहीं और हो। अब ये सुनकर एंटोनी के होश उड़ जाते हैं और साथ में उसे एक चीज और याद आती है, और वो ये कि जिस दिन आर्यन का कत्ल हुआ था उस दिन एंटोनी ने एक आदमी को ऊपर से नीचे उतरते हुए देखा तो था, पर उसका चेहरा इतनी दूर से साफ दिखना एकदम नामुमकिन था। यानी वो समझ जाता है कि असल में उसने वो स्केच ऐसे ही जल्दबाजी में बनवाया था, जबकि उसने असली कातिल को देखा तक नहीं था। अब वो यही बात अपने सीनियर को बताता है तो वो उसे बहुत डांटता है कि तुमने पहले ये स्केच बनवाया, जिसके बाद हमारे आदमी कुत्तों की तरह इस आदमी की तलाश में लगे हैं, और अब तुम खुद कह रहे हो कि ये स्केच गलत है, तो फिर तुमने पुलिस का समय बर्बाद क्यों किया। ये सुनकर एंटोनी उसे सॉरी बोलता है, लेकिन फिर भी सीनियर ऑफिसर उसे सिर्फ 2 दिन का समय देता है और कहता है कि 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हें ये केस सॉल्व करना ही होगा, वरना ये केस तुम्हारे हाथ से हटकर किसी दूसरे ऑफिसर को दे दिया जाएगा। तो अब एंटोनी फौरन अपने घर आता है, जहां वो सारे सबूतों को एक एक करके इकट्ठा करने लगता है ताकि उसे कुछ सुराग मिल सके। अब इसके कुछ ही दिनों बाद एक आदमी एंटोनी के घर आता है, जिसके हाथ में खाने पीने का सामान होता है और वो आते ही बहुत मुस्कुरा रहा होता है। एंटोनी को याद आता है कि ये तो वही आदमी है जो उस दिन सिगरेट की दुकान के बाहर उसे मिला था और उसका हालचाल पूछ रहा था। अब एंटोनी उससे कुछ पूछ पाता तब तक वो आदमी अपने कपड़े चेंज करने लगता है और इधर उधर घूमने लगता है, जैसे वो इसी घर का हो या वो यहाँ रहता हो। लेकिन एंटोनी को याद था कि फरहान ने कहा था कि तुम यहाँ अकेले ही रहते हो, इसलिए एंटोनी ये सब देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इतने में वो आदमी आकर उसे किस कर लेता है, और ये देखते ही एंटोनी एकदम से शॉक्ड हो जाता है और उस आदमी को अपने घर से बाहर धकेलकर दरवाजा बंद कर लेता है। अब यहाँ उसे उस आदमी का नाम पता चल जाता है जो उसे बार बार कह रहा था कि मैं निहाल हूँ, ये तुम्हें क्या हो गया, ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो और मुझे बाहर क्यों निकाल रहे हो। लेकिन अब एंटोनी समझ जाता है कि निहाल एक गे है और वो खुद भी एक गे होगा, यही वजह है कि निहाल उसके साथ रहता होगा। ये सोचकर वो बहुत परेशान हो जाता है और अपने दिमाग में ये बात डाल नहीं पाता। इसके बाद एंटोनी फौरन फरहान के पास आता है और उसे उसका कॉल लिस्ट निकाल कर दिखाता है। वो उससे कहता है कि जिस दिन मैंने तुम्हें कॉल किया था उस दिन तुम्हारा फोन नॉट रीचेबल था, इसलिए मैंने तुम्हें वो सारी बातें वॉइस मेल पर बता दी थी। इसलिए अगर हम तुम्हारे वॉइस मेल को चेक करें तो शायद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, क्योंकि मैंने उस वॉइस मेल में तुम्हें ये बताया था कि असली कल्प्रिट कौन है। तो इस तरह अब फरहान फौरन अपना वॉइस मेल ओपन करता है और उस दिन की रिकॉर्डिंग को चलाता है, और अब सीन यहाँ से फ्लैशबैक में चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जिस दिन आर्यन का मर्डर हुआ था उससे एक दिन पहले एंटोनी और निहाल अपने अपार्टमेंट में एक दूसरे के साथ थे, और इसी बीच आर्यन किसी चीज के बारे में बात करने एंटोनी के घर आता है। अब आर्यन को तो ये पता था कि एंटोनी घर में अकेला है, इसलिए वो बिना नॉक किए एंटोनी के घर में घुस जाता है और वो उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है, और ये देखकर आर्यन के होश उड़ जाते हैं और वो अब एंटोनी को भला बुरा कहने लगता है। वो कहता है कि मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझता था, लेकिन तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। एक तरफ तुम मर्द बनकर लोगों के सामने हेकड़ी दिखाते हो और दूसरी तरफ तुम आड़ में ये सब कर रहे हो, कहाँ के मर्द हो तुम। ऐसा बोलते हुए आर्यन गुस्से में निहाल को एक थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन तभी एंटोनी उसे रोक लेता है और उन दोनों के बीच हल्की सी नोकझोंक हो जाती है।
जिससे परेशान होकर गुस्से में आर्यन वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही निहाल एंटोनी को भड़काने लगता है कि देखो आर्यन जा रहा है, अब वो जाकर सबको हमारे बारे में बता देगा, मेरे ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन तुम्हारी नौकरी पर बात आ जाएगी और जिन लोगों के अंदर तुम्हारा खौफ है वो भी खत्म हो जाएगा, इसलिए जल्दी जाकर उसे रोको। एंटोनी को भी अंदाजा हो जाता है कि अगर आर्यन उसकी बहन और जीजा फरहान के पास चला गया तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, इसीलिए वो डिसाइड कर लेता है कि वो आर्यन को जान से मार देगा। इसीलिए अब उसी रात को वो उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाता है जिसके सामने आर्यन कल स्पीच देने वाला था। वहां जाकर एंटोनी एक रिमोट कंट्रोल गन लेकर वहां रख देता है और उसका निशाना स्पीच देने वाली जगह की तरफ कर देता है। उसके बाद जब सुबह आर्यन वहां पर स्पीच देने आता है तो एंटोनी नोटिस करता है कि आर्यन उससे गुस्सा नहीं है और वो आम आदमी की तरह ही उससे बिहेव कर रहा है, लेकिन एंटोनी को लगता है कि ये सब आर्यन की चाल है और वो शायद स्पीच में उसके बारे में ही ना बोल दे। इसीलिए वो मोबाइल से गन पॉइंट को एक्टिव करता है और आर्यन को शूट कर देता है, जिससे आर्यन की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद एंटोनी पुलिस विभाग को दिखाने के लिए एक झूठी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, जिसमें वो एक बार रितिका से जाकर मिलता है। यहाँ रितिका उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें आर्यन अपने अगले दिन की स्पीच को तैयार कर रहा था। अब एंटोनी जब उस स्पीच को सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस दिन झगड़ा होने के बाद भी आर्यन अपनी स्पीच में पूरा क्रेडिट अपने दोस्त एंटोनी को देने वाला था। यहाँ रितिका एंटोनी को बताती है कि जिस रात आर्यन स्पीच की तैयारी कर रहा था उस रात वो थोड़ा सा परेशान था, लेकिन फिर वो तुम्हारी बातें करने लगा कि कैसे तुमने उन आतंकवादियों को मार गिराया और लास्ट में उसने फैसला किया कि वो सभी के सामने सच्चाई बता देगा और सारा क्रेडिट तुम्हें देकर अवार्ड भी तुम्हें दे देगा। ये सुनकर एंटोनी को बहुत बड़ा शॉक लगता है, क्योंकि उसने अपने जिस दोस्त को गुस्से में शक में मार दिया था वही दोस्त उसका क्रेडिट उसको देने जा रहा था। अब इसी अफसोस के चलते एंटोनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसी रात को सीधा फरहान को कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझे असली कल्प्रिट का पता चल गया है, और इसी वॉइस मेल के जरिए सारी सच्चाई दोनों के सामने आ जाती है और एंटोनी खुद को अब फरहान के सामने सरेंडर करके गिरफ्तार हो जाता है। वो खुद को ये सजा दिलवाकर उस गलती का पछतावा करने की कोशिश करता है जो उसने गुस्से में की थी, और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।